दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित है और आज की हमारी सीरीज है ये हिंदी की सीरीज है। ये जेएमआरसी एग्ज़ाम बेस्ड सीरीज है जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है 10 और ये रीट और सभी स्टेट की टेट के लिए, सभी राज्य की टेट, सी टेट, रीट और हिंदी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्ज़ाम बेस्ड सीरीज जिसमें हिंदी के एमसीक्यू टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में, प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात करेंगे जेएमआरसी जो एग्ज़ाम है, इसमें पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में पहले हिंदी में एक गद्यांश दिया गया था और उसमें से आपको क्वेश्चन दिए गए थे। और जो रीट वगैरह एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक गद्यांश दिया जाता है और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम दोनों ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं जेएमआरसी बेस्ड कुछ पोस्ट है हमारे पास। तो इस पोस्ट में हम बात करेंगे, इससे पहले जो कि सिलेबस और पेपर पैटर्न का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। बात करेंगे पोस्ट की, तो पोस्ट ए में स्टेशन मास्टर और ट्रेन ऑपरेटर में हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे। हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे। जूनियर इंजीनियर और ट्रेड वाइज, इसके बाद में हिंदी के इसमें 5 क्वेश्चन होंगे। और कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट के हिंदी के 10 क्वेश्चन होते हैं। मेंटेनर जो कि ट्रेड वाइज है तो इसमें हिंदी के 5 क्वेश्चन होते हैं। और वैसे सिलेबस का वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके, पहले तो हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं कि दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक है। आपको एक पद्यांश दिया गया है, तो पिछले पेपर जेएमआरसी पैटर्न में इस प्रकार से था। और अब हम बात करेंगे कि इस बार हो सकता है बिना पद्यांश के आपको क्वेश्चन दे दे, तो वैसे भी हमारे पास क्वेश्चन 10 है। अब हम बात करेंगे तो रीड के लिए सेम यही पैटर्न रहेगा। बात करते हैं, गांधी जी राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता कहते हैं गांधी जी को। वे वृद्ध होते हुए भी मन से युवा थे, यानी उनके मन में कार्य करने की इतनी हिम्मत थी और उनका उच्चारण स्पष्ट नहीं था, फिर भी उनकी वाणी में जादू था। कई लोग तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देव या भगवान मानते थे। वे बहुत ईमानदार सहृदय थे और उनका कहना था कि प्रत्येक छोटे छोटे कार्य में स्वयं कर लूँगा। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी इस संसार से विदा हो गए और उनका जीवन सन्यासी अथवा महर्षि जैसा था। तो अब आपने ये पैराग्राफ पूरा पद्यांश पढ़ा है और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको आंसर है उनके उत्तर देने हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 1 में कुछ लोग तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देव या भगवान मानते थे। आपके पैराग्राफ में ये दिया गया है और इस पैराग्राफ में आपको यहाँ पे दिया गया रेखांकित शब्द में है। तो यहाँ पे ये जो अंडरलाइन वर्ड है कुछ लोग, और ये है सर्वनाम। कुछ लोग सर्वनाम है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में पूछा जाता है और ये सर्वनाम है। चलते हैं, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। प्रश्न नंबर 2 में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें संज्ञा कौन सी है जो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो यहाँ गांधी जी शब्द में जो संज्ञा है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति विशेष का नाम, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई जानवर आदि के नाम का बोध करवाते हैं या कोई स्थान का बोध करवाता है। तो यहाँ पे गांधी जी एक नाम है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक जो संपूर्ण जाति के बारे में बोध करवाती है। और भाववाचक जो किसी के भाव, गुण, दोष आदि को दर्शाता है, जैसे क्षमा, सहनशीलता, सुंदरता, मिठास,
ये सारे। और द्रव्यवाचक में आते हैं सभी प्रकार के द्रव्य, जिसमें से मटेरियल नाउन कह सकते हैं। तो इसमें तेल, घी, खाने पीने की चीज़ें, ये सारी, लोहा, सोना, चांदी, ये सारी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में प्रत्येक छोटे छोटे कार्य स्वयं कर लूँगा। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि इसमें ये पैराग्राफ में जो पद्यांश है, इस पद्यांश में ये लाइन दी गई है और ये पंक्ति कहाँ पर दी गई है। तो इसमें ये दी गई है प्रत्येक कार्य में स्वयं कर लूँगा, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें से क्या पूछा जा रहा है, तो इसी आधार पे उत्तर देना है। और यहाँ पे आपको प्रश्न में दिया गया है प्रत्येक और रेखाकृत शब्द। प्रत्येक के नीचे रेखाकृत शब्द में समास पूछा है आपसे कि अंडरलाइन वर्ड में कौन सा समास है। तो यहाँ पे प्रत्येक और प्रत्येक में जो समास है वो है अव्ययभाव समास। और अव्ययभाव समास के लिए जिसमें हमारे पास जो पहला पद, या हम कह सकते हैं पहला पद, प्रथम पद तो कोई अवयव होता है, और दूसरा पद या हम कह सकते हैं पूर्व पद प्रधान होता है। पहला अवयव होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। और इसमें प्रत्येक प्रत्येक एक, इस प्रकार से हमारे पास यहाँ दिया गया है आपको जो तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसके दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में या पर संबोधन है ओ अरे, इस प्रकार के ये होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास तत्पुरुष का एक एग्जाम्पल है और इसमें है जैसे ग्राम गत, तो यहाँ पे ग्राम को आगत, हानिकारक, हानि को करने वाला यानी। और आगे हमारे पास है जो कर्मधारय। कर्मधारय इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कोई न कोई एक पद विशेषण, उपमान या रूपक का सूचक होता है। इस समास की जो कि विविध रचना, यहाँ पे क्या होता है कर्मधारय में कि इसमें कोई विशेषण या उपमान या रूपक होता है। इसमें आपको बताया गया है नील कमल, नील है जो कमल। और आगे बताया गया है आपको जैसे कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। और इसके बाद में हमारे पास है दिगु। दिगु में द्वितीय पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाची। दिगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाची होता है। यह संख्या समूह का बोध कराती है। और इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात होती है 1 से 9 वह पूर्णांक संख्या जैसे 10, 20, 30, 40 अगर संख्या है तभी ये दिगु होगा। अगर इसके अलावा कोई संख्या है तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा। और अब हम चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। प्रश्न नंबर 4, वृद्ध शब्द में भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ये जो वृद्ध शब्द है इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनती है, तो ये बनेगी हमारे पास ऑप्शन बी वृद्धा। वृद्ध की जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वृद्धा। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 5, वे बहुत ईमानदार व सहृदय थे, रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है। तो सबसे पहले तो हमारे पास रेखांकित शब्द अंडरलाइन वर्ड है वो ईमानदार। और आपसे पूछा जा रहा है कि ईमानदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ईमानदार शब्द में दार प्रत्यय है। दार प्रत्यय, ईमान प्लस दार, तो इसमें दार प्रत्यय है ईमानदार में। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वीडियो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। प्रश्न संख्या 6, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द उच्चारण शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द का कौन सा विकल्प सही है। आपसे यहाँ पे दिया गया है इस आपके पैराग्राफ में उच्चारण शब्द है
और उस उच्चारण शब्द को आपसे पूछा है कि उच्चारण शब्द में कि मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है और आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी सही है और इसमें ये जो उत है ये तय के नीचे हलंत लगा हुआ है, उत प्लस चारण। तो उत शब्द है ये तो है हमारे पास उपसर्ग और ये चारण शब्द है ये मूल शब्द है। अब हम बात करेंगे उपसर्ग की। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है और हमारा ऑप्शन द है जिसमें ये तय के हलंत लगा है उत प्लस चारण। और चलते हैं बात करते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। वीडियो को लाइक जरूर करें। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न संख्या 7, गद्यांश में दिए गए शब्द संसार का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि कभी कभार क्या होता है कि हम वैसे पढ़ते हैं कि संसार का पर्यायवाची निम्नलिखित में से इतना ही पढ़ते हैं और हम क्या करते हैं इनमें से जो इसका संसार का पर्यायवाची है उसको टिक करके हम क्या करते हैं ओएमआर शीट को फिलअप कर देते हैं और आगे वाला जो ये नहीं शब्द नहीं पढ़ते हैं इसका मतलब आते हुए भी हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। आपसे पूछा जा रहा है कि संसार का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं एबे सैदे और इस एबे सैदे में कौन सा है वो संसार का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है, पानी। ये पानी है, ये हाथ का पर्यायवाची है, ये हाथ का पर्यायवाची है और दुनिया जगत और लोक ये तीनों ही संसार के पर्यायवाची है। तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो संसार का पर्यायवाची नहीं है और ये पानी नहीं है, ये हाथ का पर्यायवाची है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में गद्यांश में से प्रयुक्त शब्द प्रत्यक्ष में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष में, यहाँ पे मिस हो गया, अंडरलाइन नहीं हुई है, तो आपको प्रत्यक्ष का उपसर्ग बताना है। और यहाँ पे जो प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष के लिए जो उपसर्ग चुना गया है वो प्रति, यहाँ पे प्रति जो इसका उपसर्ग है ऑप्शन नंबर बे सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। प्रश्न संख्या 9 में 30 जनवरी 1948 को आप इस संसार से विदा हो गए। यहाँ हम बात करें, अगर पैराग्राफ को दिखाए आपको, लेकिन आप अपने आप देख सकते हैं पैराग्राफ में ये लाइन दी गई है आपको। इस वाक्य में 30 जनवरी 1948 को आप इस संसार से विदा हो गए। यहाँ पे आप बोले तो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संबोधित किया है आपसे कवि ने। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी इस संसार से चले गए थे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस वाक्य में काल है, हम किस काल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमें ऑप्शन दिया गया है और ऑप्शन में आपको दिया गया है, पूछा जा रहा है इसमें ऑप्शन बी सामान्य भूतकाल। ये जो वाक्य है ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है और इस वाक्य की पहचान होती है इस वाक्य के अंत में या, ये, ही या आ, ए, ई, चुका, चुकी, चुके की पहचान होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इस वाक्य में लास्ट में दिया गया है ए और ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन 10 में महर्षि शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि महर्षि शब्द का जो संधि विच्छेद है वो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी महा प्लस ऋषि। और महा प्लस ऋषि में गुण संधि है, ये है
गुण संधि। महा प्लस ऋषि में गुण संधि है और इस संधि में बनता है आ प्लस ऋषि बराबर में ये बनता है अर। आ प्लस ऋषि तो ये बनता है अर। महा प्लस ऋषि महर्षि। महर्षि का जो सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।